गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। और यहाँ पर आप प्रोपोर्शन को क्या बोलते हो? वेरिएशन बोलते हो। तो पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है आपके पास, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास टू क्वांटिटी है एक्स एंड वाई। तो अगर आपका x इंक्रीज हो रहा है तो y भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, यानी दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और सेकंड क्या है, अगर आपके पास x डिक्रीज हो रहा है तो y भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। यानी अगर आपके पास दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड भी इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप क्या कहेंगे, वो किस टाइप का वेरिएशन आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। We have direct variation if the two variables change in the same sense. That is, if one increase so does the other. यानी उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अगर एक इंक्रीज होगा तो सेकंड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वन डिक्रीज होगा तो सेकंड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी विद ए कोरस्पॉन्डिंग increase or decrease in another quantity such that the ratio remains constant in the direct variation। कि आपके पास जो डायरेक्ट वेरिएशन है, यहाँ पर जो आपके पास जो रेशियो आएगा इनका वो क्या आएगा, रिमेन कांस्टेंट। यानी आपके पास यहाँ पर टू वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो एक्स अपॉन वाई क्या आएगा, आपके पास कांस्टेंट आएगा। के क्या है आपका यहाँ पर, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, आपका कांस्टेंट आएगा। अब आपको देखना है कि आप डायरेक्ट वेरिएशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। कि डायरेक्ट वेरिएशन यूजेज द फॉलोइंग फॉर्मूला। कि डायरेक्ट वेरिएशन को आप, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए आपके पास जो ये फॉर्मूला इसका आप यूज करेंगे। यानी आपके पास अगर आप डायरेक्ट वेरिएशन में देखें तो आपके पास जितनी भी आपकी क्वांटिटी है, यानी आपके पास क्या है, x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3, मानिए y1 अपॉन x1, यानी रेशियो उनका कांस्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ पर आप x1 अपॉन y1 भी ले सकते हो और y1 अपॉन x1 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आपके पास क्या है यहाँ पर, कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल टू एक्स एन अपॉन वाई एन इज इक्वल टू के। और के क्या आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, के क्या आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप इसका यूज करेंगे किसके लिए, डायरेक्ट वेरिएशन निकालने के लिए। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन आप कैसे निकालेंगे। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 10, y आपको यहाँ पर 10 गिवन है, x आपके पास कितना गिवन है, 2.4। फाइंड x, x फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला यूज किया गया है सेम y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू y2 अपॉन x2, या आप यहाँ से x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 दोनों कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपका सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पर आपका रेशियो है। अगर आप x1 y1 x2 y2 निकालेंगे तो x1 की जो वैल्यू वो क्या है 2.4 अपॉन y1 की जो वैल्यू वो क्या आपकी 10 इज इक्वल टू x2 आपने फाइंड करना है, y2 की जो वैल्यू वो क्या आपकी 15। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x2 इज इक्वल टू 2.4 इंटू 15। जब आप यहाँ से x2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 2.4 यानी 24 अपॉन 10 इंटू 15। और जो ये 10 आपका ये कहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 से 12, 12 3 जा 36 अपॉन 10। तो आपके पास जो x2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3.6 आएगी। अगर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास 3.6 ही वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर y1 क्या आपका 10 है, x1 क्या आपका 2.4 है।
y2 आपका क्या है 15 है, और y यानी x2 की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी, जिसको आपने क्या मान लिया यहाँ पर x मान लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी और 15 की मल्टीप्लाई 2.4 के साथ होगी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10x इज इक्वल टू 36। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू फिर से आपकी क्या आ गई 3.6। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3.6। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फॉलोइंग आर ही कार पार्किंग चार्जेज नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। यहाँ पर आपके पास क्या है, कार पार्किंग का जो चार्जेज है वो गिवन है। चेक इफ द पार्किंग चार्जेज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो आपने ये बताना है कि जो पार्किंग का जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्किंग टाइम के। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आपको टाइम गिवन है और आपको चार्जेज गिवन है। तो पहले आप यहाँ पर चार्ज निकालेंगे 1 आवर का, यानी यहाँ पर आपके पास क्या निकालना आपने, चार्जेज पर आवर। तो आप यहाँ पर अगर पहले वाले केस में निकालेंगे तो हम निकालेंगे यहाँ पर C1। तो C1 क्या आएगा आपके पास जो रुपीज है वो क्या है 60 है, और जो टाइम है वो क्या है 4। तो 4 से 15, यानी जो 1 घंटे का जो चार्ज है वो क्या है यहाँ पर 15 रुपीज। फिर आप सेम टाइप से C2 निकालेंगे, C2 निकालेंगे तो 100/8 क्या आएगा 100/8। 4 से 2 पर जाएगा, 4 से 25 यानी 25/2 यानी 12.5 रुपीज। अगर आप थर्ड केस में निकालेंगे C3 निकालेंगे तो क्या आएगा 140/12। 2 से 6, 2 से 70, 2 से 3, 2 से 35, यानी आपके पास क्या है 35/3। 35/3 जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11.67 रुपीज। तो इस केस में जो आपके पास जो चार्ज है वो क्या है 11.67 रुपीज। और नेक्स्ट जो आप C4 निकालेंगे तो C4 में आपके पास जो टोटल आपके रुपीज है वो क्या है 180, और टोटल जो आवर्स है वो क्या है 24। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा रुपीज 7.50। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर है कि जो आपके पास चार्जेस है पर आवर्स के वो क्या है आपके पास सेम नहीं है, यानी हेयर द चार्जेस पर आवर आर नॉट सेम। यहाँ पर सेम नहीं है क्योंकि आपके पास C1 इज नॉट इक्वल टू C2 इज नॉट इज इक्वल टू C3 इज नॉट इज इक्वल टू C4। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि द पार्किंग चार्ज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू पार्किंग टाइम, कि यहाँ पर जो पार्किंग चार्ज है द पार्किंग चार्ज are not in direct proportion to the parking time। कि जो यहाँ पर जो पार्किंग का जो चार्ज है वो पार्किंग के टाइम के क्या नहीं है डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका रेशियो वो क्या नहीं आया, आपको कांस्टेंट रेशियो नहीं मिल रहा, तो आप क्या कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 parts ऑफ बेस। In the following table find the part of base that need to be added। कि जो यहाँ पर ऐड किया गया है, जो आपके पास यहाँ पर जो ये ब्लैंक्स पार्ट है ये आपने क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं।
कि यहाँ पर जो मिक्सचर है पेंट का उसमें क्या है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट क्या आपके पास 1 है, 4 है, 7 है, 12 है और 20 है। तो पार्ट ऑफ बेस आपने बताना है। तो यानी यहाँ पर आपके पास पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो पार्ट ऑफ बेस भी क्या होंगे आपके, इंक्रीज होंगे। तो ये किस टाइप का प्रोपोर्शन है आपका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए इनका रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो आपने यहाँ पर वैल्यू निकालनी है ए बी सी डी की। तो यहाँ पर रेशियो आपके पास इक्वल होगा, तो 1/8 इज इक्वल टू 4/a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 32। ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 32। तो यानी आपके पास जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। जो फर्स्ट ब्लैक उसमें क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर आप सेकंड बी की वैल्यू निकालेंगे तो आप इसके साथ रेशियो निकाल लीजिए, इसके साथ रेशियो निकाल लीजिए, बात आपकी सेम है, क्योंकि ए की वैल्यू आपकी आ चुकी है 32। क्योंकि जब आप 4/32 करेंगे तो फिर से वो 1/8 ही आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप 1/8 इज इक्वल टू 7/b। अब आपको वैल्यू निकालनी है बी की। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए फिर से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो b इज इक्वल टू 8 7 जा 56। तो यहाँ पर जो आपकी b की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 56 आएगी। नेक्स्ट आपको जब c की वैल्यू निकालनी है तो आप सेम 1/8 इज इक्वल टू 12/c। तो यहाँ पर भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इज इक्वल टू 12 8 जा 96। तो यहाँ पर जो c की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, 96 होगी। सेम टाइप से जब आप वैल्यू निकालेंगे d की तो 1/8 इज इक्वल टू 20/d। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, d इज इक्वल टू 28 जा 160। तो यहाँ पर जो d की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 160 आएगी। तो आपके पास यहाँ पर जो ये आपके ब्लैंक्स फिल करने थे, तो यहाँ पर आपने ए बी सी डी अज्यूम किया, आपने वैल्यू किसकी फाइंड आउट की, ए बी सी डी की। तो ए की वैल्यू क्या है 32, बी की वैल्यू क्या है 56, सी की वैल्यू क्या है 96 और डी की वैल्यू क्या है आपकी 160। क्या है 160। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन सेकंड अबाउ ए पार्ट इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस। यानी यहाँ पर उसको जो रिक्वायर है वो क्या है, 75 ml ऑफ बेस। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ ए बेस। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें तो आपके पास 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है, उसका जो यहाँ पर वैल्यू गिवन है वो क्या है आपका 75 ml है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपके पास, आप टेबल बना लीजिए पहले। तो आपके पास क्या है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। और सेकंड में आपके पास क्या है, पार्ट ऑफ बेस। तो आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट है उसमें क्या आएगा आपके पास, अगर रेड पिगमेंट 1 पार्ट है तो यहाँ पर क्या है 75 ml। क्या है 75 ml। और यहाँ पर अगर आपके पास क्या है 1800 ml। तो ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको जो फाइंड करना है उसको आप क्या मान लेंगे, ये आपने मान लिया कि x है। जो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है वो क्या है, यहाँ पर x है। तो आपने क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और ये आपके पास किस टाइप का प्रोपोर्शन बनेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा।
तो आप यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आएगा 100/75 इज इक्वल टू x/1800, क्योंकि आपके पास इनका जो रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा। अब आप यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 75x इज इक्वल टू 1800। अब x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1800/75। अब 75 मीन्स आप इनको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 25 3 जा, या पहले आप 3 से कर लीजिए, 3 से 2 और 3 5 जा 15। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 6 जा 18 0 0, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 और 25 4 जा 100। तो यानी आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 24 आएगी। यानी यहाँ पर अगर आपको बेस में 1800 ml चाहिए तो आपको 24 पार्ट्स रेड पिगमेंट्स की क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी। यानी हैंस विद बेस 1800 ml 24 parts red pigment should be mixed। यानी आपको 24 पार्ट्स है ना जो रेड पिगमेंट के वो क्या करने होंगे यहाँ पर मिक्स करने पड़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर इस वीडियो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन